हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर की, जो कि चैप्टर 11 क्लास 9th फिजिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके पहले हम 3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मोशन, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसके पहले लास्ट वीडियो जो कि ग्रेविटेशन। अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तीनों की लिंक वहां पे पड़ी हुई हैं। वहां पे आप जाकर जो टॉप 25 एमसीक्यूज की जो हमारी एक अभ्यास सीरीज चल रही है, जो कि सीबीएसई हो या फिर एमपी बोर्ड, ये दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रॉपर आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपके लिए हेल्प हो सके। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सामने है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम पोटेंशियल एनर्जी के पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है दो टाइप की होती है, एक होती है पोटेंशियल और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से। जैसे सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाते हैं, तो उसमें एक जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी क्या में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और एनर्जी हमेशा कैसी होती है, कंजर्व होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन द, देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं, शेप पे डिपेंड करेगा नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी ज्यादा होगी, और उतनी ही ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी पजेस होगी जब हम उसको किसी हाइट पे जाके छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक छोटी बॉल ली और एक बड़ी बॉल ली, अब दोनों को हम एक हाइट पे छोड़ते हैं, तो एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। वर्क क्या है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम वर्क को समझते हैं। हम अगर कहें कि वर्क क्या होता है, तो जब फिजिक्स की लैंग्वेज में, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में समझें, तो वर्क कुछ नहीं होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस जैसे स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर फोर्स लगाएं और ये कुछ मतलब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कहेंगे कि वी हैव डन सम वर्क। तो वर्क डन हम तभी मानते हैं जब फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। दो बातें समझना, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखिए बेटा, जूल होता है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो वर्क के दो कॉन्सेप्शन होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, फिजिकल एफर्ट पुट इनटू अ टास्क, अचीवमेंट द डिजायर्ड रिजल्ट, फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। जब हम फोर्स लगाएं और उसमें पोजीशन में चेंज हो तो उसको हम वर्क डन कहेंगे। समझ रहे हैं ना? यहां पे हम उसको वर्क डन कह देंगे। अब अगर हम आगे चलें, तो आगे हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला जो क्वेश्चन है वो सामने ये रहा। Which of the following is an example of potential energy? मूविंग कार में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। बर्निंग ऑफ कैंडल किसी प्रकार की एनर्जी नहीं। स्ट्रेचर रबर बैंड, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम कहेंगे कौन सी एनर्जी, यहां पे ये जो एनर्जी होगी इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। बेसिकली एनर्जी जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की होती हैं? आपके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे रबर को हम जब स्ट्रेच करेंगे, जैसे कभी आप लोगों ने क्या किया होगा, रबर को स्ट्रेच करके किसी को चिमटी मारी होगी,
उससे क्या होता है कि जब हम उसको खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी पजेस हो जाती है, और जैसे ही जो एनर्जी होती है, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ सर। हाँ, आधा घंटे से। हाँ, 7 के पहले ही हो जाएगी। ओके, चलिए, तो हम यहां पे बात करने वाले हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप समझ गए होंगे, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कोई जैसे रेस्ट में या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। मींस हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये यहां पे नहीं होगा यहां पे क्योंकि बोल दिया है कैन बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, नहीं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही एनर्जी का यहां से कह सकते हैं कंजर्वेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट एनर्जी जैसे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। लाइट एनर्जी को हम हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फैन को ऑन किया तो फैन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या में चेंज हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। एनर्जी को केवल हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच टाइप ऑफ एनर्जी डज एन ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू इट्स मोशन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी पजेस होती है, काइनेटिक एनर्जी पजेस होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है जब किसी भी हाइट। थर्मल एनर्जी आप सभी जानते हो, हीट एनर्जी होती है। केमिकल मींस होता है कि जब हम किसी भी केमिकल को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द रेट विच वर्क डन इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कितना हम कैपेसिटी से काम कर सकते, दैट इज एनर्जी। और रेट ऑफ P इज इक्वल टू होता है, ध्यान रखना, W/T, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट होती है। एनर्जी की क्या होती है, जूल। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। वहीं अगर हम बात करें कहीं की वेलोसिटी की, वेलोसिटी की क्या होती है, तो ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक साथ में कितनी यूनिट्स बता दी, 5। पावर की क्या होती है, वॉट। अच्छा एक और, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से नोट बनाते जाइए ताकि आपको हेल्प मिले। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती, मैंने जस्ट अभी बताई थी। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट, है ना। न्यूटन अच्छा किसकी यूनिट होती है, जल्दी से बताइए। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। वहीं जूल किसकी यूनिट होती है, तो हम एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, और हम यहाँ पे वर्क भी बोल सकते हैं, दोनों को हम यहाँ पे जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम की यूनिट होती है रेजिस्टेंस, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ोगे, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। वैसे तो आप पुरानी क्लासेस में ये सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क। वर्क का एग्जाम्पल क्या है, मूविंग अ बुक फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, होल्डिंग अ बुक स्टेशनरी इन योर हैंड, पुशिंग अगेंस्ट वॉल दैट डज नॉट मूव, लिफ्टिंग अ बुक, है ना, होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड, pushing against a wall that does not move, or lifting a book and keeping it same height. Means देखो मूविंग,
हमने क्या वर्क क्या कहा था कि जब हम एक उस पर फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क डन कहा जाएगा। वर्क की ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने? जूल बताई थी। वर्क की ऐसा यूनिट क्या बताई थी? जूल बताई थी। ध्यान रखना है इस बात को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which type of energy is associated with position of an object? Which type of energy associated with position of an object? Position मैंने अभी जस्ट कहा था मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, मैग्नेटिक एनर्जी अलग है, लेकिन जो पोजीशन पे डिपेंड करे, जो पोजीशन पे एसोसिएट करे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When work is done by a constant force, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, what is determining factor of the work done? कौन सा यहां से फैक्टर यहां पे डिटरमाइन कर रहे हैं? टाइम टेकन टू डू द वर्क, फोर्स अप्लाइड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। When work is done by the constant force, जब किसी भी एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगी, और डिस्टेंस ट्रेवल होगी तभी तो वहां पे वर्क डन माना जाएगा। तभी तो वर्क डन माना जाएगा ना, क्योंकि वर्क हमने फोर्स लगाया तो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। इज इट क्लियर? क्या ये आप सभी को क्लियर हो गया है? और अगर हाँ तो आप कमेंट करते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। When work is done by the constant force, when what is determining factor? ये तो जस्ट अभी अपन ने किया, ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू S। अच्छा ये बताओ ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? ये आपको कमेंट करना है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क स्केलर है या वेक्टर है? प्लीज कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉज डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। अगर हमने कहा कि फोर्स लगाया और नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन। देखो वर्क डन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है जीरो वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वर्क डन किसे कहेंगे? जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं, क्या लगाएं? फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। If force is applied on a body, then there will be some displacement in the same direction. That the work is called positive work. Or suppose if we apply some force in one direction, then displacement will be another direction. Then the work done is called the negative work done. What? When the force is applied on a body, when force is applied on a body, but there is no displacement. There is no displacement. कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस वर्क डन को हम जीरो वर्क डन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जीरो वर्क डन कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है सभी को प्रॉपर तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्ट इन मोशन possess energy and can do work and this energy is called ऑब्जेक्ट इन मोशन। और एक मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है, हमने बार बार इसकी बात करी है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। सोलर सन से जो एनर्जी आती, सोलर एनर्जी, हीट की वजह से जो एनर्जी आती, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल उसकी पोजीशन या किसी हाइट पे जब ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं हम बेटा 1 किलोवाट आवर। देखो 1 किलोवाट आवर को हम एक और चीज बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं?
1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों बोलते हैं, या 1 यूनिट क्या होता है? तो घर में जब आपका बिल आता है, आप सभी को पता है, तो वो बिल जो होता है वो यूनिट में होता है। अच्छा, यूनिट में क्यों लेते हैं हम? यूनिट में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो वैल्यू जो होती है उसको हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, क्योंकि जूल जो होता है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, और बहुत छोटी यूनिट होने की वजह से हम उसको वहां पे किलोवाट में ले लेते हैं, और एक 1 आवर में की बात कर रहे हैं तो वहां पे 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है ना? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा, थाउजेंड्स वॉट होता है। अच्छा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 476 वॉट होता है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने कमेंट भी किया होगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वॉट, 746 वॉट यहां पे होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। मैंने ये पहले समझा चुका हूं, किसके? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, When two identical bodies are in motion, दो एक जैसी बॉडी मोशन में है, if the body with higher velocity has higher kinetic energy। मैंने कहा कि आपको, हमने दो एक जैसी बॉडी ली, और दो एक जैसी बॉडी अलग अलग वेलोसिटीज पे मूव कर रही हैं, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, हायर वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ये आपका रूल है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा साउंड चैप्टर, और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप पुरानी पूरी वीडियोस देखें प्रॉपर तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।